नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू, स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम जीके में 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, बिटकॉइन क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डेटा संग्रहित करने का कोई डिवाइस है, चिप्स के बारे में कोई नियम है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है या डेटा मापने की इकाई है। तो बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। डिजिटल मुद्रा क्या होती है? यानी जैसे ये कंप्यूटर वगैरह में ही बनाई जाती है ना बिटकॉइन, और इसका कोई ऐसा नहीं होता कि इसे आप छू सकते हैं, या सॉफ्टवेयर की तरह होती है एक तरीके से कह सकते हैं। यानी इसे आप छू नहीं सकते, बस ये क्या होती है, एक वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है, आभासी मुद्रा। तो ये क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है बिटकॉइन। सबसे पहला जो है डिजिटल मुद्रा का रूप कह सकते हैं क्या है? बिटकॉइन। इसका जो है कब इसकी शुरुआत हुई थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। क्या ये एक आभासी मुद्रा है? सातोशी नाकामोतो, ये जापानी इंजीनियर थे, सातोशी नाकामोतो। इन्होंने 2008 में जो है बिटकॉइन बनाया था। तो बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल मुद्रा यानी आभासी मुद्रा। सातोशी नाकामोतो 2008 में इन्होंने बनाई थी। अगला प्रश्न, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद क्या है? यूपी का एक जिला है। वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ा कार्य के लिए, सोना या चर्म उत्पाद के लिए। तो देखिए, मुरादाबाद में पीतल का सामान बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और पीतल पे जो है कलाकारी करी जाती है, उसके लिए फेमस है कौन? मुरादाबाद। तो धातु यानी धातु की कलाकृतियों के लिए क्या फेमस है? मुरादाबाद, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए फेमस है। रामगंगा नदी के किनारे स्थित है क्या? मुरादाबाद, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है मुरादाबाद? पीतल के सामान के लिए फेमस है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो यूपी में एकमात्र तेल शोधन जो है रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और तेल रिफाइनरी स्थित है कहाँ पर? मथुरा में। एकमात्र तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मथुरा में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या गांधी जी। तो सभी को पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी किसको कहा जाता है नेताजी? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। उसके बाद यहाँ पर और लोगों को देख लेते हैं। जैसे नेताजी तो कहा गया सुभाष चंद्र बोस को। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक जो घटना है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो है प्रश्न है। इसके बाद देखिए, कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी 1939 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं है? देखिए, क्रांतिकारी नेता वो नेता थे जिन्हें लगता था कि भारत की आज़ादी को जो है लड़ करके यानी हिंसक तरीके से जो है प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते थे वो कौन थे? क्रांतिकारी। यानी जो है बम वगैरह फोड़ करके जो है आज़ादी हासिल की जाएगी, उस तरीके का जो समर्थन करते थे वो कौन थे? हमारे क्रांतिकारी नेता थे। तो इनमें से कौन क्रांतिकारी नेता नहीं है? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कौन है? क्रांतिकारी नेता हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये क्रांतिकारी नेता नहीं है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये जो गांधी जी थे उनके राजनीतिक गुरु हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे, ठीक है। आज़ादी में तो सभी ने योगदान दिया है, पर ये क्रांतिकारी नहीं थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद जो है किसका नाम है? एक तरीके से ये प्रश्न भी बन सकता है। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इनमें से अकबर का नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद। यानी अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन, ठीक है। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का कौन था? अकबर। अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, ठीक है। तो अकबर का नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास मोस्ट इंपोर्टेंट किसके दरबार में रहते थे या किसके दरबार का हिस्सा थे? कौन? बराहमिहिर और कवि कौन थे? कालिदास। विक्रमादित्य, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान या बिंबिसार। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कौन? बराहमिहिर और कवि कालिदास। तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की क्या उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वही राजा है जिसके विक्रम बेताल वाली आपने जो कहानी सुनी है, ठीक है, तो वो यही है, बेताल और विक्रम वाली जो कहानी है, विक्रमादित्य और बेताल की कहानी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये कवि कालिदास और बराहमिहिर विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। कब स्टार्ट किया गया था, 1917 में। किसके विरोध में जो है किया गया था कि वो वहाँ पर क्या नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी। कहाँ पर है चंपारण, ये बिहार में, ठीक है। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में कहाँ पर, चंपारण, बिहार में होता है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो सिपाही विद्रोह या फिर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है वो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। तो सिपाही विद्रोह कब शुरू होता है, 1857 में। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है सहारा। कहाँ पर है ये, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें करके जो ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पर मिस्र वगैरह है, तो यहाँ पर क्या है, सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल है। बाकियों को देख लेते हैं, जैसे थार भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी भारत का जो राजस्थान वाला क्षेत्र है और पाकिस्तान का भी कुछ एरिया आता है, वहाँ पर क्या है, थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान है। उसके बाद गोबी मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो मंगोलिया या फिर चीन, ठीक है। मोजाम्बिक दक्षिण कैलिफोर्निया में है और सहारा अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल और सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है, तो रोहतांग, खरदंगला, नाथुला या बनिहाल। तो सिक्किम राज्य में कौन सा स्थित है जो भारत और चीन को जोड़ता है, तो यह है नाथुला दर्रा। कहाँ पर है, सिक्किम में है। बाकियों को देखते हैं, जैसे पहला क्या है, नाथुला कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। दूसरा बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता किसमें है, बनिहाल दर्रा। और इसी में क्या है, जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में। कहाँ पर है, जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता है बनिहाल दर्रा। रोहतांग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल श्रेणी में, यानी जो हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है उसमें है रोहतांग दर्रा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला है खरदुंगला, तो ये लद्दाख से सियाचिन जाने का रास्ता है, यानी लद्दाख में कौन सा, खरदुंगला दर्रा। तो खरदुंग और इसमें लद्दाख एक जैसे शब्द आ रहे हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू से श्रीनगर, इसी में है जवाहर सुरंग, और नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है, भारत से चीन जाने का रास्ता। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो है नदियों पर बांध किस राज्य में बनाए गए हैं, तो भारत के 4 राज्य आपके सामने दिए हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भारत के जो है बांध है, यानी महाराष्ट्र में लगभग 1800 के आसपास छोटे बड़े बांध हैं। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध, तो वो है महाराष्ट्र। पृथ्वी की कठोर भारी हिस्सा जिसे क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी को अगर हम ऐसे करके जैसे तरबूजा काट लेते हैं उस तरीके से काट लें और इस तरीके से डिवाइड करें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। नीचे वाले को कहा जाता है कोर, बीच वाले को कहते हैं मेंटल, ऊपर वाले को कहते हैं क्रस्ट। उसी तरीके से ये भी 2 भागों में विभाजित होते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से डिवाइड कर दूं, यानी ऊपर का मेंटल और क्रस्ट इसको मिला दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। यानी मेंटल और क्रस्ट को मिला दिया जाएंगे, अपर मेंटल और क्रस्ट को, तो उसे बोला जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल, ठीक है। तो स्थल मंडल किस किस को मिलकर बनता है, क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल, यानी मेंटल का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको मिला करके जो हिस्सा बनता है क्रस्ट प्लस मेंटल को स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आपको पता ही होंगे। जलीय चीज़ें जलमंडल हो गई, वायुमंडल आप लोग जानते हैं जहाँ हवा है, जैवमंडल यानी जीवों के मिलने का जो भी स्थान होगा उसे जैवमंडल कहा जाता है। कर्राकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कर्राकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, केटू, नंगा, माउंट एवरेस्ट। तो कर्राकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है। नंगा और नंदा देवी ये भारत में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8848 इसकी जो है ऊंचाई है, इतने मीटर ऊंचाई है, कई बार 50 मीटर भी मिलता है यहाँ पर, ठीक है।
और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है, ठीक है। चोमा लुगम्मा भी कहा जाता है किसको? माउंट एवरेस्ट को। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो स्वीडन की राजधानी बर्न, मैड्रिड, लक्समबर्ग, स्टॉकहोम। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। बर्न किसकी है? ये स्वीडन की हो गई स्टॉकहोम। और स्विट्जरलैंड की क्या है? बर्न है। और स्वीडन की स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड की बर्न और स्पेन की क्या है? मैड्रिड। तो ये क्या है? राजधानियां हैं आपके सामने, ये देश हैं। स्वीडन की स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड की बर्न और स्पेन की क्या है? मैड्रिड। तो राजधानियां भी याद कर रखनी है आपको। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उसके शपथ लेने के 5 वर्ष तक वो भारत का राष्ट्रपति रहता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति व महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 61। महाभियोग लगा करके भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो वो किस में है? अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये अर्थव्यवस्था से। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 77, 1965, 1945 या 1969? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो किस वर्ष किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब है प्राइवेट बैंकों को सरकार ने अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लिया था, यानी उसमें ज़्यादा शेयर किसके हो गए थे? सरकार के। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या ओसबोर्न स्मिथ? तो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन? पहले भारत जो रिजर्व बैंक है उसके गवर्नर। रिजर्व बैंक से संबंधित और भी चीज़ें देखिए, आरबीआई का जो रिजर्व बैंक का एक्ट है वो कब का है? 1934 का एक्ट है। पर रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। कई बार पूछा था किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम है वो 1934 का है और स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। पर जब बना था तब कहाँ पर था? कोलकाता में। पर वर्तमान में इसका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को जो रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो 1934 का एक्ट, 35 में स्थापना, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस सामाजिक सुधार और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? ठीक है, तो बाबा साहेब किसे कहा जाता है? आपको पता होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना। तो मालवीय तिलक राजगोपालचारी को नहीं, बाबा साहेब कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो डलेंगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।